नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस पेदारजे में आपका स्वागत है। फिर से हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे मित्रों, हम आपके सामने फिर से लेकर आ चुके हैं राजस्थान बुलेट जो सुजस है उसका ई बुलेटिन। उसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। किस तरह से आरएएस के प्री के अंदर आपका ये पूछा जाएगा, किस तरह से मेंस के अंदर पूछा जाएगा, वो सारा कोई टॉपिक उठाएंगे तो हम उसके बारे में पूरा एकदम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई प्री के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा या आपके जो आरएएस जो राजस्थान में दूसरे वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें यदि इम्पोर्टेंट होगा तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप की तरह से देखेंगे उसको कि ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ से किस तरह से बनना है। और यदि कोई मेंस का प्रश्न बनना होगा या किसी भी तरह से आपके मेंस से रिलेवेंट हो रहा होगा वो टॉपिक, तो हम उसको पूरा बताएंगे आपको कि आपके मेंस से इस तरह से ये जुड़ रहा है। ठीक है मेरे मित्रों, तो सबसे पहले वही एक पुरानी बात कि जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे दोस्त हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को। और दूसरी बात, आपको यदि लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ अच्छे सीधे डाउनलोड कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए मित्रों। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों IAS RAS विद RJ। आपको इस चैनल पर पीडीएफ मिल जाती है डे बाई डे, पर डे के हिसाब से। ऊपर पीडीएफ, नीचे लेक्चर। तो पहले आप लेक्चर को देखो, फिर आप पीडीएफ जो डाउनलोड की हुई है आपने उसको पढ़ो। अगर आप ऐसा करते हो तो देखना आपकी बहुत अच्छी क्लियरिटी आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे भाइयों बहनों, हम बिना किसी देरी के, बिना आपका समय ख़राब किए, क्योंकि दोस्तों समय आपका बहुत कीमती है तो कीमती चीज़ों को हमेशा बचाना चाहिए, हम आते सीधे आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। ओके दोस्तों, देखो मित्रों, हम ये मेन एडिटोरियल आज का ये है कि जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स बनेगी। हम सबसे पहले इसी को निपटा देते हैं। ठीक है, देखो टॉपिक कौन सा है, सड़क सुरक्षा, राजस्थान सरकार का महत्वपूर्ण कदम। अब देखिए आपके सिलेबस में कहाँ कहाँ मिलता है ये रोड सेफ्टी टास्क फोर्स जिला स्तर पर बन रही है। ध्यान देना, जिला स्तर पर बन रही है। क्या बन रही है? रोड सेफ्टी टास्क फोर्स। मतलब जिले का नाम आ रहा है तो जिला प्रशासन की बात हो गई, और रोड सेफ्टी टास्क फोर्स की बात हो रही है तो एक संगठन की बात हो गई। तो दोस्तों, आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन के अंदर जिला प्रशासन एवं संगठन नाम से एक टॉपिक दिया गया है, वहाँ से सीधा लिंक्ड हो रहा है ये। अब हम लोग इधर उधर पुरानी किताबें पढ़ते रह जाएंगे जो एक साल पहले, 6 महीने पहले, कम से कम 6 महीने पहले तो किताब छपी ही होगी। हम उन सारी चीज़ों को पढ़ते रह जाएंगे। ठीक है, जब तक आप इस तरह से चीज़ों को साथ नहीं लेके चलोगे, आप मेंस के अंदर बहुत अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले करते हैं इसकी चर्चा। ठीक है, पहले हम देखेंगे प्रश्न के यहाँ से प्रश्न किस तरह से बन सकता है, फिर हम सारी चीज़ों को एक एक करके खोल के देखेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रश्न कैसे बनेगा। ठीक है, जिससे आपके दिमाग में एक क्लियरिटी आए कि हाँ सर, हमें इस तरह से इस चीज़ को समझना है। ठीक है मित्रों, तो देखो प्रश्न बनाते हैं पहले हम। रोड सेफ्टी टास्क फोर्स को समझाइए। ये तो होगी संगठन की बात। यह किस प्रकार दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु को कम करेगी। ये जो संगठन बन रहा है, जो टास्क फोर्स बन रही है, वो किस तरह से दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को कम करेगी। क्योंकि आप देखिए टास्क फोर्स के गठन में क्या होगा, वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु हो रही है उसको हम 50% कम करने का लक्ष्य भी रखा है हमने। ठीक है, तो प्रश्न आपकी समझ में आ गया कि रोड सेफ्टी टास्क फोर्स को समझाइए, यह किस प्रकार दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु को कम करेगी। अब दुर्घटनाओं से मृत्यु हो रही है तो ये सामाजिक सुरक्षा की भी एक बात आ जाती है, और सामाजिक सुरक्षा आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक है, वहाँ से भी ये आर्टिकल आपका लिंक हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल 2 तरह से लिंक हो रहा है, मैंने आपको बता दिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों के दोनों आपके सिलेबस के। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं हम इसके आंसर की तरफ। तो पहले हम देख लेते हैं कि रोड सेफ्टी टास्क फोर्स है वो क्या है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये क्या है, इसका सबसे पहले प्रशासनिक विभाग के बारे में बताया गया है कि ये जो टास्क फोर्स बनेगी उसका प्रशासनिक विभाग कौन सा होगा। तो परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के अंतर्गत टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। ठीक है, और जिला स्तर पर बनाई जा रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है। जिला स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी कौन है भैया? जिला कलेक्टर। तो अध्यक्ष कौन होगा? जिला कलेक्टर। आपकी समझ में सीधे सीधा आ गया। अध्यक्ष कौन है? जिला कलेक्टर। तो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सड़क परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के अंतर्गत इस टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। ठीक है,
देखो यह टास्क फोर्स क्या करेगी, सड़क दुर्घटनाओं आदि के प्रकरणों में अनुसंधान, ये उसके जो है महत्व है, जो उसके लक्ष्य हैं वो ये हैं। ठीक है, अभी हम संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं केवल। ठीक, फिर किस तरह से ये मृत्युओं को जो हो रही हैं उनको किस तरह से इसके माध्यम से हम कम करेंगे उसके बारे में भी देखें। ठीक है, तो यह टास्क फोर्स क्या है, सड़क दुर्घटना, इसके जो संबंधित प्रकरण होंगे उनमें R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह को, विश्लेषण को, इम्पैक्ट असेसमेंट को, फील्ड सर्वे को, भाई फील्ड में जाएंगे किस तरह से लोग गाड़ी चलाते हैं, कौन कौन सी और सुरक्षा सुविधाएं होनी चाहिए जिससे क्या होगा कि कम से कम एक्सीडेंट हों। ठीक है, इन सारी चीज़ों को क्या करेगी, निगरानी और अध्ययन करेगी इन सारी चीज़ों का। सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी ये समन्वय स्थापित करेगी। ऑलरेडी जो लोग पहले R&D कर चुके हैं जिस जिस क्षेत्र में, उन सारे लोगों से मदद लेने वाली संस्था है। ठीक है, अभी हम संस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपसे, सड़क सुरक्षा से जुड़े जो कार्य हैं उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, उनके पर्यवेक्षण के लिए सड़क सुरक्षा सलाहकार की सेवाएं भी ली जाएंगी। ठीक है, अब देखो जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ठीक है, इसके सदस्य कौन कौन से होंगे, तो स्थानीय पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टास्क फोर्स के सदस्य होंगे। इनके अलावा और भी सदस्य होंगे, क्या होंगे, अन्य सदस्यों में नगरीय निकाय के आयुक्त होंगे, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता होंगे, स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा नगर विकास न्यास, जो भी आपके जिला जो आप देखते हो, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत वगैरह, वो सारी चीज़ें उनको नगर विकास न्यास बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उनके सचिव होंगे, स्वायत्त शासन विभाग के अभियंता होंगे, माध्यमिक शिक्षा के कुल के जो मुख्य शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो होंगे, स्थानीय अस्पताल के अधीक्षक होंगे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियोजन के निदेशक भी इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। मतलब एक बहुत बड़ा संगठन बनाया जा रहा है। ठीक है, अब आपकी समझ में कुछ चीज़ें आ गई होंगी। देखो, यह सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संस्था के विशेषज्ञ प्रतिनिधि तथा 2 सड़क सुरक्षा सलाहकार इस टास्क फोर्स में विशेष आमंत्रित एवं जिला प्रादेशिक परिवहन अधिकारी इसके सचिव होंगे। मतलब अगर चाहें ये तो क्या कर सकते हैं, जिला कलेक्टर जो हैं हमारे, वो क्या करें, गैर सरकारी संस्था के विशेषज्ञ प्रतिनिधियों को भी इसके अंदर क्या दे सकते हैं, प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या पता लग गया यहाँ पर, जो आपकी टास्क फोर्स का गठन हो रहा है जिला स्तर पर, रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का, उसकी संरचना के बारे में आपको पता लग गया, उसके संगठन के बारे में आपको पता लग गया। ठीक है, अब हम एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं उस संगठन के बारे में। ठीक, तो इसका प्रशासनिक विभाग कौन सा रहने वाला है, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। इसके अध्यक्ष कौन रहने वाले हैं, तो जिला कलेक्टर साहब। ठीक है, इसके कार्यकाल रहने वाला है 3 वर्ष का। इसके सदस्य रहने वाले हैं स्थानीय पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, और जो टास्क फोर्स के क्या रहने वाले हैं, सदस्य रहने वाले हैं। इसके अलावा अन्य कई सदस्य भी होंगे जिनकी एक बड़ी लंबी लिस्ट है, उनको आप याद रख सको तो रखना, लेकिन अगर नहीं रख सको तो इन लोगों को याद रख लेना कि जो मुख्य जिला जो हैं आपके जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, SP साहब हैं जिले के, मुख्य चिकित्सा अधिकारी वगैरह हैं, ये लोग तो इस टास्क फोर्स में परमानेंट सदस्य के रूप में रहने ही वाले हैं। इसका कार्य क्या होगा इस टास्क फोर्स का, कि सड़क जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में क्या करना है, R&D करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, विश्लेषण करना है, इम्पैक्ट असेसमेंट करना है, और क्या करना है, और जो फील्ड का सर्वे होता है वो सारी चीज़ें करनी है। मतलब एटलीस्ट कुल मिलाकर एक बात है कि ऐसा कोई भी कार्य जिसके माध्यम से ये पता लग सके कि किस तरह से सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम किया जा सकता है, वो सारे काम कौन करने वाला है, टास्क फोर्स करने वाली है। अब आपको प्रश्न का पहला हिस्सा आराम से समझ में आ गया। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। ठीक है, कि किस तरह से ये जो मृत्यु हैं, देखो लक्ष्य रखा है नाम ने 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं एवं मृत्यु दर में 50% कमी का, तो वो किस तरह से करने वाली है। ठीक है, तो देखो पहले तो ये बैठक आयोजित करेगी। सबसे पहले प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार बैठक होना आवश्यक है इसकी। ठीक, जिले में सड़क दुर्घटना और उससे होने वाली मृत्यु के बारे में 2030 तक 50% की कमी लाने के लिए वार्षिक कार्य योजना बनाई जाएगी। ठीक है, पहले क्या होगा, बैठक आयोजित होगी, 3 महीने में कम से कम एक बैठक होगी, और क्या होगा, उन बैठकों में कार्य योजना बनाई जाएगी। ठीक है मित्रों, इन कार्य योजना और समिति के निर्णयों की प्रभावी क्रियान्विति से क्षेत्र में सड़कों का नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट और पर्यवेक्षण किया जाएगा। कि जो आपके सड़कें बनी हुई हैं उनमें सफ़ेद वो जो वाइट पट्टी होती है किनारों की, कभी कई बार तो पता ही नहीं चलता वहाँ वाइट पट्टी नहीं होती, वाहन पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। उनके साइड में
गर्डर लगे होते हैं, उनसे पता लग जा रहता है कि सड़क यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। रेडियम की प्लेट्स लगी रहती हैं जिनसे जब उन पर लाइट पड़ती है तो वो चमकती रहती हैं। इससे क्या है, एक क्लियरिटी आती रहती है रोड के ऊपर। उन सारी चीज़ों के बारे में क्या करना है, नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट और उसका पर्यवेक्षण किया जाएगा। ठीक है मित्रों। सड़क सुरक्षा से संबंधित जो राज्य के योजनाएं हैं उनका व्यापक प्रचार प्रसार करेगी, जन जागरूकता अभियानों का आयोजन करेगी और न्यायालय के आदेश और निर्देशों का अनुपालना भी करवाएगी। इन दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, 2030 तक जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें हम 50% की कमी लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है वो आपकी समझ में आ गया होगा। प्रीलिम्स और मेंस कहीं पे भी आए आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है मित्रों। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, अगली न्यूज आर्टिकल क्या है उसके ऊपर चलते हैं। देखो दोस्तों, अगला न्यूज है हमारा, राज्य में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन होने वाला है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन। ठीक है, देखो इसको क्या किया है, प्रदेशवासियों को महाराणा प्रताप की प्रतिबद्धता, उनकी दानशीलता, उनकी जनसेवा, कर्तव्यपरायणता, इन सारी चीज़ों को लेकर क्या किया गया है, एक बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी गहलोत जी ने। ठीक है साहब, एक बोर्ड का गठन आप कर सकते हो। बोर्ड में क्या होगा, एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से टोटल 7 सदस्य रहने वाले हैं। एक अध्यक्ष हो गए, एक उपाध्यक्ष हो गए, बाकी 5 और सदस्य होने वाले हैं। ठीक है मित्रों। तो अब आपको पता लग गया बोर्ड की संरचना क्या रहने वाली है। ठीक है, बोर्ड में सचिव और कार्यकारी स्टाफ अलग से होगा। ये लोग तो होंगे ही होंगे। कौन होगा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 सदस्य, उसके अलावा बोर्ड में सचिव और कार्यकारी स्टाफ। ये जो संरचना थी वो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अपने लिए इम्पोर्टेंट है इसका जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का जो गठन किया गया है उसके उद्देश्य क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अपन उद्देश्य की ओर देख लेते हैं, उद्देश्य पर प्रकाश डालते हैं। उद्देश्य बहुत अच्छे दिए गए थे, इसमें बहुत अच्छे लिखे थे ऑलरेडी, तो मुझे गूगल वगैरह सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है दोस्तों, देखो मित्रों, इस बोर्ड का जो गठन है उसका उद्देश्य क्या है, नई पीढ़ी को महाराणा प्रताप के महान चरित्र का अनुगामी बनाना, मतलब महान चरित्र के बारे में बताना, उनकी तरफ बनने के लिए प्रेरित करना। ठीक है दोस्तों, और क्या है, जो प्रताप पर आधारित पुरातात्विक धरोहर हैं उनका संरक्षण करना, नव निर्माण करना। यदि कोई इस अवस्था में पहुंच चुकी है कोई धरोहर कि वो अब खंडहर में तब्दील हो जाएगी या फिर उसको जो यूजलेस हो जाएगी, तो क्या करना है, उसका नव निर्माण भी करना है। और क्या करना है, देश की विभिन्न भाषाओं में रचित साहित्य का संकलन करना है, संरक्षण करना है, उन पर शोध करना है, प्रकाशन और प्रचार प्रसार भी करना है। ठीक है, बोर्ड के माध्यम से विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में महाराणा से जुड़ी सामग्री का निर्धारण समावेशन होगा। ओके, महाराणा प्रताप के नाम से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत और मेले, प्रदर्शनी, समारोह, सम्मेलन, फिल्मों का भी क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। और सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठियों के जरिए देश विदेश में उनके विचारों का प्रचार प्रसार कार्य भी बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। तो आपको पता लग गया, मतलब सीधी सीधी बात है कि जो महाराणा प्रताप का जो चरित्र था उसको भावी पीढ़ी के सामने रखना। किस तरह से, किसी भी तरह से, चाहे वो किताब के माध्यम से हो, चाहे वो धरोहरों के माध्यम से हो, चाहे वो सिनेमा के माध्यम से हो, चाहे वो सम्मेलन के माध्यम से हो, चाहे वो समारोह के माध्यम से हो, चाहे वो मेलों के माध्यम से हो। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, भावी पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी आ रही है उनको, उस जो युवा पीढ़ी है उसको महाराणा प्रताप के जो मूल्य हैं उनसे रूबरू करवाना। ठीक है मेरे मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ महाराणा प्रताप जो है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का जो गठन किया जा रहा है वो उसका उद्देश्य भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। देखो, नए अस्पताल भवन का निर्माण समय पर पूरा हो गया, ये आपके मतलब की बात नहीं है। सर्किट हाउस में जनसुनवाई हुई है, ये भी आपके मतलब की बात नहीं है। देखो, इधर महंगाई राहत कैंप चल रहा है, ये भी आपके मतलब की कोई बात नहीं है इसके अंदर भी। ठीक है, देखो ये 10 की 10 योजना है, इनको मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ और समय मिला तो मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा। ठीक है मित्रों, अब दोस्तों अपन देख लेते हैं, पहले इस तरफ चलते हैं फिर उस न्यूज़ की तरफ चलेंगे। तो राजस्थान में 6 स्वर्ण, 12 रजत और 15 कांस्य पदक आज जीत लिए हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कब तक किस किस के नाम रटते फिरोगे। ठीक है, जो लास्ट में एक कंक्लूजन आएगा मैं उसको पढ़ा दूंगा आपको बहुत बढ़िया ढंग से। जब तक यही जान लो आप कि कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो 66वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर, वही मेज़बानी कर रहा है। और उसके साथ साथ ग्वालियर और नई दिल्ली में भी अलग अलग तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, बाकी तो
देखो आज 6 स्वर्ण 12 रजत और 15 कांस्य जीते हैं। आप किस तरह से नाम याद रखोगे? आप नाम याद ही नहीं रख पाओगे। दिमाग की एक सीमा होती है और मैं भी आपके ऊपर एक्स्ट्रा वर्डन नहीं डालूंगा कि एक प्रश्न के लिए आप 15 दिन तक रटाई करो, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। राजस्थान किसान महोत्सव होने जा रहा है 16 से 18 जून को जयपुर में। किसानों को सशक्त बनाने की ये कयावत है। किसानों को सशक्त बनाने के क्षेत्र में ये काम किया जा रहा है। और आप जानते हो एग्रीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कितना इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों में। एग्रीकल्चर से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। किसान, एग्रीकल्चर, एनर्जी, ये मान लो किसी भी राज्य की जान है और हमारे राजस्थान की तो बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा फोकस ही इन्हीं चीज़ों की तरफ है, ठीक है मित्रों। तो अपन सबसे पहले जान लेते हैं राजस्थान किसान महोत्सव के बारे में, क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी बनती है, अपन से पूछा भी जा सकता है, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, किसान महोत्सव है राजस्थान का, वो एक विचार के साथ शुरू किया जा रहा है। उसको शुरू करने से पहले एक विचार था मुख्यमंत्री जी के जहन के अंदर। उस विचार का नाम क्या था? वो विचार कौन सा था? समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। क्या था? समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। ये विचार मुख्यमंत्री जी के दिमाग के अंदर है। उन्होंने इसी विचार को ध्यान में रखते हुए क्या किया है? राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन करवाया है, ठीक है। आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो 16 से 18 जून को जयपुर के सीतापुरा में JECC में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और इस महोत्सव के अलावा देखो, ये महोत्सव जैसे ही खत्म होगा 16 से 18 जून का, 23-24 जून को उदयपुर में और 30 जून और 1 जुलाई को जोधपुर के संभाग स्तरीय किसान मेलों का आयोजन भी किया जाएगा। इन दोनों जो डेट हैं उनको भी आप याद रख लेना कि इसके बाद 23-24 जून को उदयपुर में और 30 जून और 1 जुलाई को जोधपुर में संभाग स्तरीय किसान मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है, ठीक है मित्रों। अब चलते हैं थोड़ा आगे। इसका उद्देश्य क्या होने वाला है? तो कृषि प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनको एक मंच पर लाना। अलग अलग तरह के कृषि क्षेत्र के लोगों को, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लोगों को और व्यापार क्षेत्र के लोगों को। कृषि क्षेत्र के लोग मतलब किसान, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के मतलब लोग का मतलब जो है, जो औजार उपकरण प्रदान करने वाली कंपनियां हैं, जो उर्वरक वगैरह प्रदान करने वाली कंपनियां हैं वो सारी। और व्यापार मतलब जब आपकी कृषि है वो पक के तैयार हो जाए, खेती कट के तैयार हो जाए, फसल निकल के आ जाए, तो उसको व्यापार करने के लिए भी। तो इस तरह के तीनों तरह के लोगों को एक ही मंच पर लेके आना है कि हम उत्पादन करेंगे सर, आप हमें उस तकनीकी प्रदान करना, उसमें हम आपको दे देंगे, आप आगे उसका बिजनेस करना और प्रॉफिट हम देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है? एक समावेशित विकास सुनिश्चित करना है। एक समावेश होगा सारी चीज़ों का, तो समावेशित विकास सुनिश्चित करना है, ठीक है मित्रों। मेले में नई तकनीकी, जो कृषि तकनीकी है वो किसानों को सिखाई जाएंगी। कम लागत में अधिक आय प्राप्त कैसे हो, इस तरह की चीज़ें किसानों को सिखाई जाएंगी, क्योंकि किसानों को हमें आर्थिक रूप से क्या बनाना है? सशक्त बनाना है, ठीक है। किसान महोत्सव में दोस्तों स्मार्ट फार्म कृषि। स्मार्ट फार्म का मतलब क्या होता है? अब आप बोलोगे सर, नहा धो के फार्म नाम का व्यक्ति आया है, चश्मा वश्मा लगा के, जीन्स वीन्स डाल के, 3 पीस कोट पैंट में, अब वो स्मार्ट लग रहा है, वो स्मार्ट फार्म हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों। स्मार्ट फार्म का मतलब है आप अपने खेतों को आधुनिक तकनीकी से सजाओ, आधुनिक उपकरणों से सजाओ, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे? स्मार्ट फार्म हो जाएंगे, ठीक है। कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन एवं कृषि विपणन की विश्व स्तरीय तकनीकी का यहाँ पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। साथ ही कृषि उत्पाद, औजार, बीज आदि की बृहद प्रदर्शनी लगाई जाएगी, ठीक है। और अत्याधुनिक जो मशीनरी है उसका क्या किया जाएगा? सबका प्रदर्शन किया जाएगा यहाँ पे, ओके। मेले में किसानों के लिए चौपाल भी रखी गई है, जिससे क्या है, किसान जो अपने सवाल हैं उनको कृषि विशेषज्ञों से मुखर होकर पूछ सकें, ठीक है दोस्तों। मेले में युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए कृषि स्टार्टअप से रूबरू करवाया जाएगा। भाई कृषि के क्षेत्र में भी अच्छे अच्छे स्टार्टअप हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को युवाओं को बताया जाएगा। भैया देखो कृषि के क्षेत्र में कैसे कैसे नवाचार हो सकते हैं, किस तरह से कृषि को एक इंडस्ट्री के रूप में बदला जा सकता है, ठीक है मित्रों। जिससे युवा जो हैं वो कृषि के क्षेत्र में उद्यमी बन के आगे आएँ, रोजगारों का सृजन करें और देश को सशक्त बनाएं, ठीक है, किसानों को सशक्त बनाएं, ठीक है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर होता है ये न्यूज़ आर्टिकल समाप्त। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अपन आगे कोई भी न्यूज़ नहीं है, बस लास्ट में एक ये फ़ोटो आया है, उसको देख लो आप। इसमें राजस्थान किसान साथी पोर्टल का नाम आया है, ठीक है। तो किसान साथी पोर्टल किस काम आने वाला है? तो योजनाओं की जानकारी देगा किसानों को, ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे किसान इस पर, पात्रता एवं दस्तावेज संबंधी जानकारी देगा, और किसानों के लिए ई बुक या वीडियो का भी यहाँ पर क्या करेगा, ये प्रबंधन करेगा, ठीक है। और डिपार्टमेंट कौन सा है इसका? तो DOIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है मेरे मित्रों। तो फोटो भी आपकी समझ में आ गया होगा। आप इन फोटो को भी थोड़ा सा ढंग से ही सुना करें, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स के प्रश्न बनने के चांस बहुत रहते हैं।
तो मेरे मित्रों, आज का हमारा न्यूज आर्टिकल डिस्कशन होता है यहीं पर समाप्त। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों। और आरएएस की तरह सोचें, आप आरएएस की तरह चीज़ों को देखने की कोशिश करें। देखो, आरपीएससी कभी भी आपको आरएएस नहीं बनाती है। आरपीएससी, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हम आरपीएससी हमें आरएएस बनाएगी, आरपीएससी हमें फर्स्ट ग्रेड टीचर बनाएगी, आरपीएससी हमें एसआई बनाएगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आरपीएससी हमेशा बने हुओं को भीड़ में से चुनती है, ना कि उठा के उनको बनाती है। ठीक है। तो जिस दिन आप आरएएस की तरह सोचने लग जाओगे, जिस दिन आप आरएएस बन जाओगे, उस दिन आरपीएससी आपका चयन कर लेगी। ठीक है मेरे मित्रों। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।